जन विश्वास यात्रा के जरिए कितना भरोसा हासिल कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ अपनी रथ यात्रा को लेकर विजय यात्रा के जरिए दरअसल अलग तरह का शंखनाद करने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है इस बार का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संजय निषाद, प्रेसिडेंट हैं आप निषाद पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके भी विरोधी सुर हैं, हालांकि बीजेपी के साथ ही हैं। निषाद जी से पूछेंगे कि आखिर बीजेपी को बार बार घेरने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव कक्का जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमएच खान, स्पोक्स पर्सन बीएसपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय निषाद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये बार बार बीजेपी को आंखें बहुत तरेरते हैं आप, इस बार क्या हो गया कि बीजेपी आपको ठीक नजर नहीं आ रही है? नहीं, हम तो अपने समाज के नेतृत्व करते हैं और समाज के दर्द को और उसकी आवाज को नेतृत्व तक पहुंचाने का कोई माध्यम, उसको कोई दूसरा कुछ कहे तो अलग बात है। रही बात जो कहते हैं कि भाई देखिए जो समाज 70 साल पहले देश को आजाद कराया हो और सभी पार्टियों ने उन्हें छला हो और संविधान में मिला और आरक्षण जो है, ये शब्दों का असर है। शब्द जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम निषादों के मुद्दे को हल करेगी बीजेपी, तो इस बात को वो हमारा समाज ये मानना चाहता था कि आरक्षण शब्द का कुछ बोध रहते, तो उस पर कल बात हो चुकी है। उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने भाई जब सभी मुद्दे हैं तो मुद्दों में आरक्षण भी एक पार्ट है, एक मुद्दा है और आरक्षण पर काम हो रहा है। रात में अधिकारी बुलाए गए थे, जितना काम हुआ है जल्दी ढेर सारे काम होंगे। ये 70 साल से सबने धोखा दिया है, ढेर सारे इनकी फाइल गायब करा दिया, इनकी गिनती खत्म कर दी। इनका जो मझवार में तुरैया केवट मल्ला उनके पर्यायवाची जातियां थी, इनको इनके सरनेम को पिछड़ी में डाल के हम देंगे देंगे देंगे, संविधान में मिला हुआ मझवार तुरैया हमारे समाज को भुलवा दिया गया। हमारे समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार छीना गया, इनका बुद्धि छीन लिया गया। 70 साल से मछुआ समुदाय में किसी को आईएएस पीसीएस नहीं बनने दिया गया, न तो प्रोफेसर बनने दिया गया, न तो बीडी और सिक्योरिटी, न तो तहसीलदार। बीजेपी केंद्र में 7 सालों से है, यहाँ पर 4.5 सालों से ऊपर हो गया। अभी तक तो आरक्षण शब्द का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो शब्द तो मिला नहीं आपको। और मैंने अक्सर देखा है संजय जी, आपको अक्सर देखा है कि आरक्षण के मुद्दे पर आप निशाना साधते हैं, 2 दिन के बाद फिर ठीक हो जाते हैं बीजेपी के लिहाज से। हाँ, नहीं, मैं कहता आज भी मैं अपने आरक्षण मुद्दे पर कायम हूँ। आरक्षण देगी तो बीजेपी देगी, केंद्र और राज्य में सरकार है, उसकी जो विसंगति है वो दूर हो रहा है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कोई जरूरी नहीं घोषणा हो, काम और उनके जो है उनके दरवाजे पर उसका मुद्दा हल हो, उनको पहुंचे, उस पर इम्प्लीमेशन हो, अलग मामला। तो आरक्षण मुद्दे पर काम हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी ने निषादों को छलने का काम किया है। नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूं उनके शब्दों का, लेकिन ये भी तो सोचे कि उनकी 30 साल से सरकार थी, उन्होंने हमें मझवार से भटका कर केवट मल्ला ऐसा दिया कि जो कोर्ट से रुक जाए। हम कहते तालघाट नदी सब छिन गया। कभी उन्होंने इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किया? इनके हाथ में सरकार थी कि सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। हमारी फाइल मुकुल वासनी ने गायब करा दिया। ये आरजीआई को दोबारा इन्होंने एक गलत लेटर भेज दिया कि ये पूछा जाए कि केवट मल्ला अनुसूचित के हकदार हैं कि नहीं है। आरजीआई ने लिख के दे दिया रही है। हम उसको कल रात में बुलाए गए थे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आरक्षण देगी जल्दी से? निषाद, ठीक है, निषाद जाति के लोगों को बीजेपी की सरकार आपको लगता है कि आरक्षण, लेकिन कोर्ट रोक न दे, रुकाऊ वाला नहीं टिकाऊ वाला चाहिए। उसके लिए सारी विसंगति दूर हो रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी से सहमति प्राप्त हो चुकी है और इसको माननीय अमित शाह जी ने कह रखा कि निषाद समाज के जितने भी मुद्दे हल होंगे वो बीजेपी करेगी। उन मुद्दों में आरक्षण भी है, इनके मुकदमे भी है, इनके तालघाट नदी है, इनके रोजी रोटी का सवाल है। और अभी कल मतलब आरजीआई के अंदर हमारा मामला है, वो 2 दिन के पहले आप लाल हो रहे थे बीजेपी के ऊपर, पेपर भी आएगा। अभी सारा मामला ठीक हो गया है? नहीं, मेरे समाज, हाँ, 2 दिन पहले आंख दिखा रहे थे, अभी सब सेटल हो गया। समाज के लोग जो 4 मैं समाज के साथ, मैं
मैं अपने समाज के साथ रहूंगा, नौजवानों के साथ रहूंगा, तो जानकारी लेने के लिए अगर हमारे लोग नाराज नहीं होते तो कैसे एसपी को रात में बैठते और दिखाते फाइल कहाँ तक हुई है, क्या करते क्या नहीं हुई है। तो समाज के लोग जब सही जानकारी जान जाएंगे फिर हमारे साथ फिर वही जो जिस रास्ते पर हैं उन्होंने मान लिया निषाद पार्टी के साथ हमें डॉक्टर संजय के साथ हैं और वादा भाजपा भी करना, भाजपा को 2022 में सरकार भाजपा बनाना है। तो ये सारे मुद्दे उनके धीरे धीरे सारे ऑफिशियल काम हो रहे हैं, मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रेम शुक्ला जी हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, उनको उम्मीद थी कि अमित शाह जी की रैली में ऐलान हो जाएगा कि आरक्षण दिया जाता है निषादों को, लेकिन वो शब्द रह गया, बाकी सब कुछ हो गया। तो उनकी मांग पूरी करने में क्या दिक्कत आ रही है बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी आरक्षण का उनकी जो मांग है, समाज के उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए निषाद पार्टी ने जिस तरह की मांगे रखी हैं उसका यथोचित सम्मान किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुकूल उनको आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प लेती, जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का संकल्प हमने लिया तो मराठा आरक्षण हमने दिया, और जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार वही मराठा आरक्षण को टिका पाने में असमर्थ हो गई। ओबीसी को जो है चुनाव में आरक्षण का की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता से रखी। आज वही ओबीसी आरक्षण जो है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना नहीं दे पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया का पालन करते हुए निषाद समाज के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आदरणीय संजय निषाद जी इस बात से भलीभांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निषाद समाज की अधूरी मांगों को पूरा करने में समर्थ है। चलिए ठीक है, अब मतलब आपके और निषाद पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है? कभी वो आंखें दिखाते हैं, 2 दिन के बाद मान जाते हैं, फिर कुछ मुद्दों को लेकर अपने मतभेद सामने रखते हैं। उस पर नहीं जाते हुए वो भी दावा कर रहे हैं 2022 में बीजेपी की मजबूत सरकार बनवाना है। लेकिन अब सीधे मैं आपके पास आते हुए मनोज यादव कक्कू साहब, चूंकि आज खुद मुख्यमंत्री की ओर से मथुरा में कहा गया है कि अनुपयोगी मैं सिर्फ अपराधियों के लिए हूं, और अखिलेश यादव ने कहा था कि वो उपयोगी नहीं अनुपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो सीएम के इस बात पर क्या है जवाब आपका? अपराधियों के लिए अनुपयोगी होते चित्रा, सिर्फ अपराधियों के लिए ही अनुपयोगी और दुरुपयोगी होते तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनका जो बुलडोजर है वो अजय मिश्रा टेनी के घर पर चलता। चूंकि अजय मिश्रा टेनी ने, जो जनरल डायर ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोगों पे गोलियां चलवाई, कम से कम उसने सामने से गोली चलवाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सरकार पोषित मिनिस्टर ने, जिनके ऊपर देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो, उनके सुपुत्र ने लोग किसानों को किस तरह से रौंदा आपने देखा ही होगा। और फोन टेप का मामला निजता का मामला है, और निजता का मामला आप अगर संवैधानिक रूप से देखें तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी अब इतना डर गई है कि अब आपने तो यात्रा, विजय रथ यात्रा कवर करी थी, जिस तरह से जनमानस आ रहा है, एक बार एक यात्रा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के राजनीतिक पराक्रम से इतना डरी हुई है भाजपा कि अब इनके जन विश्वास यात्रा में न जन है न विश्वास है, किसी तरह का नहीं। अगर विश्वास होता तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपया बकाया नहीं होता। हम आप जब बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में किसानों के धान की फसल बर्बाद हो रही, 1,000 रुपया प्रति क्विंटल किसान धान बेचने को मजबूर है, कहीं भी एक भी क्रय केंद्र नहीं खुला हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का आम जन ये जानना चाह रहा है कि उनका किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा जी, मेरा नाम कक्कू नहीं काका बताइए है। प्रेम शुक्ला जी। आप मैं आरक्षण पे कह रहा हूँ। बादा अच्छा, माफ यूनिवर्सिटी में कीजिएगा, मैं उसको ठीक कर जी चित्रा जी, ऑडियो की 14 प्रोफेसरों में से 12 एक जात के लोगों का सिलेक्शन हुआ। उनकी बात खत्म हो जाए तो बोलना शुरू करो। तो आरक्षण कहाँ चला गया? 69,000 बोले जा रहे हैं, 22,000 दलित पिछड़ों के साथ कुछ नहीं हुआ, 68,500 में 22,000 ठीक है। अब आप एक साथ सारे आरोप लगाएंगे तो उस पर जवाब में नहीं ले पाएंगे। ठीक है मनोज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक तो वो तमाम मुद्दे लेकर आप पर हमलावर हो रहे हैं, दूसरे अखिलेश यादव जी की ओर से ये भी कहा गया है, अखिलेश जी की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके नेताओं के खुद उनके फोन टैप करवा रही है बीजेपी। जब हारती है तो फिर शुरू कर देती है फोन टैपिंग करवाना और आईटी रेड पड़वाना। क्या है इस पर जवाब आपका?
देखिए, अखिलेश सिंह यादव हार के डर की वजह से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उस बौखलाहट का ही परिणाम है कि कपोल कल्पित आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। उनको कपोल कल्पित आरोपों को लगाने के अतिरिक्त क्या है, किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में उत्तर प्रदेश के किसानों को आकंठ डुबा कर ये गए थे। उन 38,000 करोड़ रुपए के बीच में बोल रहे हैं, इनको जरा समझाइए कि ये जो है समाजवादी पार्टी पार्टी है, लेकिन ये गुंडागर्दी है, इसमें ठीक नहीं है। चित्रा जी, मैं शांत हो जाता हूँ। चित्रा जी, मैं गुंडों के साथ कैसे बहस करूं? अब उनको बोलने नहीं दीजिए। चित्रा जी, मैं रक्तपात करने वाले रक्त चरित्र वालों से कैसे बहस करूं? नहीं, ठीक है, ये इस तरह की टिप्पणी से नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं। मुद्दे पर आइए। मनोज जी, आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का। एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात को ठीक है, बोलिए। इनकी भाषा देखिए, भाषाई मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं। असली गुंडा तो 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में फिर देखो चिल्ला रहा गुंडा। ये गुंडे को चुप कराएं, लंपटों को चुप कराएं, झूठों को चुप कराएं। जरा शांत हो जा भाई, शांत हो जाओ, आराम से, शांति। कम से कम भाषाई मर्यादा सीखो, भाषाई मर्यादा सीखो। तुम्हारा चाल चलन सर, मुद्दे पर तो आते हैं ना। बिल्कुल, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, हम भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। फोन टैपिंग के आरोपों पर क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि उनके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। गुंडा कहना क्या भाषाई मर्यादा कर रही है बीजेपी? गुंडा को गुंडा कहूंगा, झूठे को झूठा कहूंगा, लंपट को लंपट कहूंगा। अभी हम राष्ट्रीय इतने बड़े मंच पर आज तक के बैठे हैं, थोड़ा सा पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आपकी बहस छोड़कर थोड़ा सा आराम मेरे से, पास कोई विकल्प नहीं है। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आप जो है ऐसे प्रेम शुक्ला जी देखिए, अगर जनता का एक सेकंड सुनिए ना सर, ये धमकी देना छोड़िए ना प्रेम शुक्ला जी। हाँ, तो मैंने मना किया ना, मैंने मना किया। अब आप कहेंगे कि मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, तो फिर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं। थोड़ा आराम से प्रेम शुक्ला जी, आप तो ऐसे प्रवक्ता नहीं है, आप तो ऐसे प्रवक्ता नहीं है। तरीका है मेरे पास? अरे वो नहीं चिल्लाएंगे, मैं हूं कंट्रोल करने के लिए। मैं लगातार उनके बीच में चिल्लाऊंगा तो आप क्या करेंगी? मैं उनके बीच में चिल्लाऊं, आप ये कह रही है कि मैं गला फाड़ कर यहाँ पर बहस नहीं करूं, गला फाड़ूं। गला फाड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया है। मुझे अपनी बात रखने के लिए मैंने उनकी बात को बहुत धैर्य से सुना। मेरी अपेक्षा है कि वो मेरी बात धैर्य से सुने। इसे मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैंने जो किसानों से शुरू किया, 38,000 करोड़ रुपए किसानों के आरोपों पर क्या कहना है? आकंठ कर्ज में डूबे किसानों का पहली ही कैबिनेट में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 38,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज को माफ कर दिया। पहली ही कैबिनेट में 1,40,000 करोड़ रुपए के गन्ना किसानों के भुगतान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए थे। 80,000 करोड़ रुपयों का भुगतान आदरणीय अखिलेश यादव सिंह के कार्यकाल में हुए थे। 15,000 करोड़ रुपयों का बकाया सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान छोड़कर गए थे। वो भुगतान जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। जो है रबी की फसलों की, खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुई। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हजारों करोड़ रुपयों की राशि का सीधे भुगतान किसानों के खाते में ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल में आया। बिजली, जो किसान तरसता था 2 घंटा 4 घंटा रात भर जागता था कि बिजली आ जाए तो मैं अपनी फसल को सींच लूं, आज जो है जिस तरह से 18 घंटे ग्रामीण इलाकों में, तहसील इलाकों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जिस तरह से पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का 4.5 वर्षों में डबल कर दिया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, सपा और बसपा दोनों की सरकारें 2007 से 2017 के बीच में जितना उन्होंने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया था, उसका 1.5 गुना। मैं बाकी के दोनों मेहमानों को भी लेकर आना चाहूंगी। अभय दुबे जी, एमएच खान जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सीधे एमएच खान साहब आपके पास आते हुए, आप बार बार पूछते हैं क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं गिराने की। आप लोगों को उनका काम दिखाई नहीं देता। और जिस अंबेडकर नगर में मैं मौजूद हूं, जिसको अलग जिला बनाने का काम और नाम दिया बहन मायावती जी ने, कहां पर दिखाई देती है? आपके यहाँ के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर दूसरों को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो आरोप लगाए गए हैं दोनों ही नेताओं की ओर से, उस पर भी जवाब दीजिए। बसपा कहां पर खड़ी है इस वक्त मौजूदा राजनीति में? एमएच खान साहब। चित्रा जी, बसपा जनता के साथ खड़ी है, और दूसरा यह है कि पार्टी से हमारे नेता कोई गया नहीं है। हमने अनुशासनहीनता में, नालायकी में निकाला है, और उनको मैं कूड़ा कावड़ा कहता हूँ। उनको कूड़ा कावड़ा, जिसको लेना चाहे ले ले, जिस पार्टी में जाना चाहे जाए। कोई भी पार्टी अपने अनुशासनहीनता करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगी।
देखिए ये सब डाइवर्जन है चित्रा जी। अभी ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कागजी आंकड़े हैं, कागजी आंकड़ों में कुछ रखा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, जनता महंगाई से त्रस्त है, महंगा पेट्रोल डीजल के दाम से त्रस्त है। जनता जो है ये देख रही है कि हमारे ऊपर किसानों के ऊपर खाद भी चढ़ाई जा रही है। ये सब चीजें मुद्दा होंगी। ये मुद्दा नहीं होगा कि आप कागज पर लेके बैठ गए। आप देखिए किसानों के गन्ना का मूल्य, आप किसान के गन्ना का मूल्य आप भुगतान कर रहे हैं, किसानों पर एहसान कर रहे हैं क्या? किसान रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में गन्ना बोता है और अपने ट्रैक्टर टाली से उसको मिल तक पहुंचाता है और उसका दाम नहीं मिल रहा है। उसका दाम अगर दे रहे हो आप तो बड़ा एहसान कर रहे हो आप। आज भी 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को बाकी है, उसने अपना माल दिया है, आप उसका एहसान कर रहे हो। तो हमने भुगतान किया। ये क्या तमाशा है? भुगतान किया। भुगतान आप आसान कर रहे हो किसानों के ऊपर, किसानों को कर्ज में डुबा रहे हो आप। किसानों को जो खाद मिल रही थी, जो बोरी में 5 किलो बोरी में खाद कम कर दिया और खाद लेने पर लाइन लग रही है, लाठी चल रहा है, डंडा चल रहा है, सर फोड़ा जा रहा है किसानों का। आम जनता त्रस्त है और ये इतनी बड़ी फौज लेके उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये मान लीजिए चित्रा जी इनकी हार हो रही है तो ऐसा नहीं है इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, इनके पास सूचना नहीं है। सूचना है कि हाँ आप हार रहे हो बुरी तरह से, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और कहां के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हो आप। नरेंद्र मोदी जी यहाँ जमीन पे उतर रहे हैं, नड्डा जी जमीन पे उतर रहे हैं। अगर योगी जी ने काम किया होता तो इन लोगों को आने की जरूरत कहाँ पड़ती? योगी जी खुद सक्षम थे कि हाँ हम ठीक है एमएस खान साहब, हाँ ठीक है अब जवाब सुन लीजिए। उसके बाद अभय दुबे जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आपने एक भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी पहले उनके आरोपों पर जवाब दीजिए आप। जी प्रेम शुक्ला जी को ये अवसर थोड़ी दिया जाना चाहिए। पूरी डिबेट में 60% अवसर प्रेम शुक्ला जी को दिया, ये बिल्कुल अन्याय है। 21 चीनी मिलों को भाई सारे जवाब मुझे देने तो अवसर किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी पर लगे आरोप का जवाब कांग्रेस देगी क्या? तो इसमें क्या आपत्ति है भाई जी? इतना क्या सही उत्तर देने पर कांग्रेस को क्या परेशानी है? ठीक है मैं अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रही हूँ अभेद जी। जो है सवाल पर आता हूँ, आप कृपा करके बताइए आदरणीय खान साहब, आदरणीय खान साहब कृपया बताइए कि कितना गन्ना किसानों का भुगतान सुश्री मायावती जी कार्यकाल में हुआ था? 21 गन्ना चीनी मिलों को अपने मित्रों को बेच दिया था सुश्री मायावती ने, और 11 मिलों को बंद करा दिया था चीनी मिलों को। मैं तो उनको शांति से सुन रहा था। चित्रा जी ये क्या तरीका है? मैं तो उनको धैर्य से सुनता हूँ। अब आपने पूछा उनसे कि बताए कि बहन मायावती जी ने कितना क्या काम किया किसानों को लेकर, तो वो जवाब देने लगे। ठीक है खान साहब आप बोलेगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए। अभय दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा आराम से। अब प्रेम शुक्ला जी आपने ही पूछा ना कि बताइए मायावती जी ने क्या किया, तो बीच में जवाब देने लगे। फिलहाल आप मुद्दे पर आइए, बीजेपी ने क्या किया जवाब आपको देना है, बताइए। मैंने तो गन्ना किसानों को बताया, अब इन्होंने क्या किया वो भी बता रहा हूं जो दावा कर रहे हैं। 21 चीनी मिलों को सुश्री मायावती ने बेच दिया, अपने मित्रों को बेच दिया, 11 मिलें बंद करा दी श्रीमान जो है अखिलेश सिंह यादव ने, और इन मिलों को फिर से शुरू करने का काम किसने किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ किया। गन्ने की फसल का रकबा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बढ़ गया। सिर्फ 5% गन्ना किसानों का भुगतान, 6 से 95% जो है गन्ना का भुगतान हो चुका है। यह जो है 2007 से लेकर 2021 के बीच में पहली बार हुआ है। 2017 तक कभी ये नहीं हुआ था। आप 80,000 पे जब 15,000, अब अभय दुबे जी को मैं बीच में लेकर आना चाहूंगी। ठीक है 1,40,000 पे 8-9 हजार करोड़ रुपयों का जो है भुगतान। अभय दुबे जी सीधे अब आपके पास आते हुए हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, उसको हिंदुत्व की पार्टी बताकर और तमाम बातें कहते हैं। आज यही सवाल जब मैंने जेपी नड्डा जी से पूछा है इसी अंबेडकर नगर में, तो उनकी ओर से कहा गया कि कम से कम अच्छा तो है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द उन लोगों की जुबान पर आ रहा है, और यही करने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। क्या है इस पर जवाब आपका? और योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए मैं उपयोगी हूँ इसीलिए योगी हूँ। जी पहले तो मैं ये बता दूं, संजय निषाद ये समूचे उत्तर प्रदेश का निषाद समाज ही बात सुन रहा होगा। 24 जून 2019 को निर्ममता और निर्दयता पूर्वक आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो मल्लाह समाज अपनी नावों को लेकर रेती का के उत्खनन में अपनी आजीविका चलाता था उसको समाप्त कर दिया। नहीं, इन लोगों ने बसवार गांव में पूरी नौकाएं तोड़ दी निषाद समाज। और आज जब वोट चाहिए
तो उनकी रैलियां कर रहे हैं, और रैली में सिर्फ इसलिए बुलाया था कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। 2016 से केंद्र के पास वो प्रस्ताव है। आज बताना चाहिए इनको 7 साल हो गए, एक बार भी निषाद साहब ने नहीं पूछा कि मोदी सरकार ने वो आरक्षण नहीं दिया, लेकिन चुनाव आ गए और सत्ता की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा बड़ा कि उपयोगी है अभी योगी जी। मैं बताता हूं, मोदी जी नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो मोदी जी ने बताया कि देश में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है 7 सालों में, जिसकी 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे धकेल दी गई है। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर 70 से 40% को गरीबी रेखा के नीचे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की 44% आबादी कुपोषण का शिकार है। याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया। अब इनका हाल जान लीजिए, इन्होंने कहा सुशासन का कमाल कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में 51,983 जघन्य अपराध हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। अपहरण 12,913 पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। 3,779 हत्याएं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। 4,200 हत्या के प्रयास पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की क्या दुर्गति कर दी। बात रही हिंदुत्व की, तो द्वापर और त्रेता युग इस बात का गवाह है। सनातन समय से आप देखिए, राम हिंदू थे तो रावण हिंदुत्ववादी था। माता सीता का हरण किस प्रकार किया, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सीता का हरण किया। आप अगर देखेंगे तो त्रेता युग में और द्वापर युग दोनों में भगवान कृष्ण अगर हिंदू थे तो कंस हिंदुत्ववादी था। आपको अर्जुन और युधिष्ठिर अगर हिंदू थे तो दुर्योधन हिंदुत्ववादी था। तो तब से लेकर आज तक ये व्याख्या आपको मिल जाएगी। और जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, तो राहुल गांधी विचारधारा से, संस्कृति से, धर्म से, आस्था से, धन से, संस्कारों से हिंदू है। और ये पाखंडी है जो हिंदुत्ववादी है, ये प्रपंचवादी है जो हिंदूवादी है, ये आडंबरवादी है जो हिंदुत्ववादी है, ये अराजकतावादी है। आपने बोलिए प्रेम शुक्ला जी, आडंबरवादी है जो हिंदुत्ववादी है। जो आरक्षण की बात अभी इन्होंने की, तो 127वां संविधान संशोधन था। चित्रा जी, एक क्षण का समय दीजिए। ये बड़ा झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों का अधिकार छीन लिया था। जानती है आप आरक्षण का, ओबीसी रिजर्वेशन का? हमने गुहार लगाई, सभी राजनीतिक दलों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में तक मामला उठाया, उसके बाद इसको संविधान का संशोधन करना पड़ा। तो ठीक है, लगातार आपके मना करने के बाद अब जरा जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से, जो आरोप आपने लगाए हैं। ठीक है, हो जाए तो ठीक है। केवल लोगों को छलने का काम करती है बीजेपी, वो आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। और निषादों को लेकर भी उन्होंने 2019 याद दिलाया है आपको। जी, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, आपने जी जैसे उन्होंने हिंदू कहा, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर जो उत्तर दिया उसका कोई औचित्य नहीं था। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। तो जैसे राहुल गांधी पुरुष हैं लेकिन उनको पुरुषत्व नहीं है, पुरुष और पुरुषत्व अलग हो सकता है क्या? तो राहुल गांधी को व्याकरण का जो प्राथमिक कक्षा 7 तक जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, मुझे देखिए फिर बीच में चिल्ला रहे हैं, मैं तो शांति सुन रहा था। राहुल गांधी पुरुष हैं लेकिन उनमें पुरुषत्व नहीं है, ऐसे हो गया ना। हिंदू को अगर हिंदुत्व नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व अलग है, तो पुरुष और पुरुषत्व भी अलग हो जाएगा। मतलब उन्हें पुरुषत्व नहीं है, पुरुषत्व विहीन है वो, ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पुरुष तो है लेकिन पुरुषत्व नहीं है, और पुरुषत्व विहीनता के नाते वो नित्य जो है इस तरह की गलतियां करते हैं। आप अभय जी, मैं आपको सुन रहा था, आप इतना बौखला क्यों रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। राहुल गांधी के पुरुषत्व विहीन होने पर अगर वो स्वीकार रहे हैं तो आपको बौखलाने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी की पुरुषत्व विहीनता पर आपको इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने जो बातें की, उत्तर प्रदेश को ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, साहब कृपा करके जान लीजिए, राजस्थान की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी के आसपास है, और उस राजस्थान में बलात्कार में, रेप में पूरे देश में नंबर 1 है वो। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर CMIE के आंकड़ों के अनुसार 4.1% है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 29% है। आप बड़ा सुशासन की बात करते हैं साहब। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बेरोजगार प्रियंका वड्रा की सभा में उत्तर प्रदेश में आकर उनका घेराव करते हैं, और वो जो है उसके बाद भी न्याय नहीं पाते प्रियंका वड्रा कहीं से भी। जो उत्तर प्रदेश में जिनको न्याय मिल चुका है उनको उनकी बजाय आप उनको न्याय देने के लिए तैयार नहीं होते। आपकी ये दशा होती है।
और आप महंगाई रैली करते हैं राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का डीजल का दर और राजस्थान के डीजल के दर में कम से कम 20% का अंतर है। आप पेट्रोल के दर में 20% का अंतर है, तो महंगाई राजस्थान में अधिक है और वहीं की धरती पर जाकर तो इसको अविवेक के अतिरिक्त क्या कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से अधिक महंगाई जिस राजस्थान में है। अपना राज्य आपको नहीं नजर आता है जहां पर शासन है कांग्रेस पार्टी का? महंगाई पर बात नहीं कर पाते आप, कैसे महंगाई पर बात करें? हाँ, महंगाई रैली करने के लिए आप लोग अमेठी पहुंचते हैं, राजस्थान नजर नहीं आता है जहां पर पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं यूपी की तुलना में। चित्रा जी देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, राहुल गांधी जी पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये पुरुषार्थ का प्रतीक है कि जो पुरुषवादी समाज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के है, जिसमें उन्नाव में बलात्कार के आरोपी के साथ आप खड़े हो जाते हैं और 8 महीने तक बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट नहीं देते, उस बलात्कार पीड़िता के पिता को पुलिस की अभिरक्षा में जेल के थाने में मरवा देते हैं, वो पुरुषवादी सोच आपकी है। हाथरस में बेटी को रात के अंधियार में हिंदू संस्कृति संस्कारों के खिलाफ पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, वो पुरुषवादी सोच आपकी है। राहुल गांधी पुरुषार्थ करते हैं कि उन बच्चियों की लड़ाई लड़ने जाते हैं। लखीमपुर खीरी में आपकी सोच वो पुरुषवादी है जो हिंदू समाज के किसान भाइयों को जीप के तले रोन देते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े होने का दुस्साहस नहीं करता, वो साहस दिखाता है बलात्कारियों को दंड देने का। आप लोग बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो इसलिए अलग है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की कल की रिपोर्ट है, आप याद रखिएगा शुक्ला जी, जिसमें मैं बताता हूं महिलाओं की बेरोजगारी की दर 86.66%, 25 से 29 वर्ष की महिलाओं की बेरोजगारी की दर 51.86%, पुरुषों की दर 51%। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की आज की 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी मोदी जी ने हिंदुस्तान में परोसी है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि 101वें स्थान पर हिंदुस्तान को भुखमरी की कगार पर इस पर जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जल्दी से मैं मनोज यादव जी आपको लेकर आऊंगी। ठीक है सर, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लगातार हम बोलेंगे तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, हमारे पास समय बहुत कम है। अब सीधे मनोज यादव जी आपके पास आते हुए, देखिए अखिलेश यादव जी जिन जिन मुद्दों को लेकर योगी जी पर हमला कर रहे हैं उन पर वो काउंटर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोगों की ओर से अनुपयोगी कहा गया तो उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के लिए मैं ही सबसे ज्यादा उपयोगी हूं और मैं अपराधियों के लिए अनुपयोगी हूं, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। आपने कहा फोन टैपिंग के मुद्दे को उठाया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। आपकी ओर से रेड को लेकर सवाल पूछे गए कि रेड क्यों हो रहा है इलेक्शन के ठीक पहले, उन्होंने कहा ये तो रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है चोर की दाढ़ी में तिनका, ये उनके शब्द थे। क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है अगर रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है आईटी रेड या इस तरह से जो जितने लोगों से भी सवाल जवाब किए जाते हैं। देखिए चित्रा, उनके शब्द वही हैं और उनके संस्कार भी वही हैं जो अजय मिश्रा टेनी के हैं, जो उसके सुपुत्र के हैं, तो उनके शब्दों पर मत जाइए। अब बस सवाल यह है कि एक साल में जय शाह की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ी, उस पर रेड कब होगी ये बताएंगे, उस पर रेड कब होगी। उत्तर प्रदेश में जब इनके सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता, तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़ा झूठे हैं और दावा किताबी है। प्रेम शंकर, अभी उत्तर प्रदेश में रबी के फसल की बुआई हो रही है और ललितपुर में आपने भी दिखाया, आज तक ने भी दिखाया कि ललितपुर में खाद के लाइन में लग के किसान की जान चली जाती है। उसका जवाब ये दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश के गड्ढों में फंस करके 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सड़कों के गड्ढों में फंस करके। उत्तर प्रदेश को सरकार के ही नीति आयोग ने कहा, वो किसी विपक्ष का नहीं है, सरकार के संस्थान ने, नीति आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो पूरे देश में सबसे खराब प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश का विकास के पैमाना पर। इनका विकास ये है कि 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। इनका विकास इस तरह से है कि CMI के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का दर है वो 18.9% है। इनका अच्छे दिन इस तरह से, तो विकास के आंकड़ों में यूपी कहां खड़ा था? चित्रा थोड़ा समता का भाव तो रखिए। इनके तुलना करके बताएंगे तभी तो ज्यादा समझ में आ पाएगा ना। अरे बिल्कुल सुनिए सर, एक सवाल है कि अपने राज्य जब आपने शासन किया था तुलना करके बताएंगे तब समझ में आएगा कि जब सपा का शासनकाल था तो कौन से पोजीशन पर उत्तर प्रदेश था देश में। हाँ, अरे उत्तर प्रदेश को मेदांता जैसे हॉस्पिटल देने का काम और उसी गोरखपुर में 500 बेड का हॉस्पिटल देने का काम और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने किया। और जैसे योगी आदित्यनाथ स्थापित होते हैं उसी गोरखपुर में, आप तो शायद वहीं की हैं, गोरखपुर में ऑक्सीजन के अभाव में नौनिहालों की जान चली जाती है। क्या यह देश भूलेगा क्या?
पूरे उत्तर प्रदेश में लाशों का अंबार लग गया ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में। बनारस में छन्नू लाल मिश्रा जी को कौन नहीं जानता दुनिया में, वो अपने विधा के ठुमरी के सबसे बड़े सम्राट हैं। उनकी बेटी को, अपने मरे हुई बेटी का लाश का मुंह देखने के लिए मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 25,000 रुपए घूस देने पड़े। तो जो अराजकता है, जो माहौल है, वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। अब उत्तर प्रदेश के लोग योगी के सरकार और से मुक्ति चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता में आदरणीय अखिलेश यादव के साथ जो दिन में 1 लाख भीड़ रहती है, रात में 5 लाख हो जाती है, आपने देखा ही है। तो अब लोगों का विश्वास है कि अब अगर उत्तर प्रदेश का सशक्तिकरण कहीं सुनिश्चित किया जा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया जा सकता है। अब उसी से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, दिल्ली से लेकर नागपुर तक। अब आप चाहे जितनी रेट डलवा लो, हमारे पे डलवा लो, कार्यकर्ताओं पे डलवा लो, उससे समाजवादी लोग डरने वाले थोड़ी है। आप चाहे जितनी रेट डलवा लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ठीक है, मनु जी हो गया आपके बाद, जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं चाहे जितनी भी रेट डलवा लीजिए, सरकार उन्हीं की आने वाली है। देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। पहला मुद्दा उन्होंने बेरोजगारी का उठाया। CMIE के आंकड़ों के अनुसार अखिलेश सिंह यादव के शासन आप झूठ बोल रहे हो, 2016 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.8% थी। CMIE का आंकड़ा है, कृपया देखिए। चित्रा जी बीच बोल रहे हैं, मैं कितना संयम से एक बार उनकी बात हो जाए सर, दोनों लोग बोलेंगे, समझ नहीं आएगा। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। मनोज जी प्लीज, मनोज यादव जी प्लीज, मनोज यादव जी प्लीज, आप जब बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे, अब उनको बोलने का मौका दे दीजिए प्लीज सर। गुजारिश है ना, ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, अब उन आरोपों पर जवाब सुनिए, फिर आप आरोप लगाइएगा प्लीज, ठीक है। अगर दिल्ली में ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है सर। 2018 के नौजवान 2 महीने से अपने नियुक्ति को लेकर धरने पर। पहला उत्तर बेरोजगारी दर, बजाय अगर आप दमनात्मक कार्रवाई करेंगे, लाठियां चलाना चाहेंगे, गोली मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, ठीक है। अब दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में कहाँ आएगा। मनोज यादव जी प्लीज, अब मैं आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज उनको बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, जरा उनके बीच जाकर विपक्ष को भी उतनी पुरजोर तरीके से उन अभ्यर्थियों की आवाज उठानी चाहिए ना। पिछले 4.5 सालों में तो बहुत सारे मुद्दे सामने आए जिसमें मीडिया को ढूंढना पड़ा था, ये भी सच्चाई है सर। तो ठीक है, जरा उनको भी बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज, आराम से एक एक करके अपनी बात सब लोग रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी बार बार वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर आपका जवाब वो चाहते हैं, और प्लीज टू द पॉइंट रहेंगे, हम व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं किया जाएगा। निश्चित मुझे जवाब देना ही चाहिए, मेरा दायित्व है। मैं एक भी बार पॉइंट से अलग नहीं हटता, एक भी बार मैं पॉइंट से अलग हटाऊं तो आप टोक दीजिएगा। इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी दर CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2016 में श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में 17.8% थी, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 4.1% पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में 12वें स्थान पर था। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में सबकी प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी आदरणीय अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल के तुलना में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई है। GDP 2 गुनी हुई है। खरीफ की फसलें कई गुना अधिक खरीदी गई हैं, रबी की फसलें कई गुना अधिक खरीदी गई हैं। गन्ने का भुगतान 70% अधिक किया गया है अखिलेश सिंह यादव जी के कार्यकाल की तुलना में। बलात्कार के मामले में गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी आपने किया है तो फिर धर्म का तड़का भी क्यों लगा देते हैं बीच में आके? काम गिनवाइए ना। फाइल करना पड़ा आतंकवाद के मुद्दे पर, तो काम गिनवा रहे हैं ना, काम भी गिनवा रहे हैं, लेकिन कोई सवाल उठाएगा, कोई काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पर सवाल उठाएगा तो उसका भी उत्तर देंगे। कोई राम मंदिर पर सवाल उठाएगा उसका भी उत्तर देंगे। कोई मथुरा पर सवाल उठाएगा उसका भी उत्तर देंगे। हम काम भी बताएंगे चित्रा जी। और कोई अगर हिंदुत्व को कलंकित करने का दुष्कर्म करता होगा तो उसके विरुद्ध भी हम शंखनाद करेंगे, ये हमारा अधिकार है। हम उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। ये हिंदू और हिंदुत्व का फर्क है। एमएच खान साहब, बीएसपी को कैसा दिख रहा है? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनकी बात सही है? मैं आ रही हूँ आपके पास अभय दुबे जी, एक बार जल्दी से एमएच खान की बात हो जाए। नहीं, वो तो कांग्रेस को तो बात छोड़िए, कांग्रेस को तो कुछ समझ में आता, कंफ्यूज है कांग्रेस। अभी शुक्ला जी को मैं बता दूं, जो शुक्ला जी ने सवाल उठाया मेरे ऊपर। देखिए, एक्सप्रेस वे का काम अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश शुरू किया गया था, जमुना एक्सप्रेस वे बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में किया गया।
और गंगा एक्सप्रेसवे ये दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का पट अभी भी बलिया में लगा हुआ है, जो जब ये समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब ये चली चलाकर बेला में भारतीय जनता पार्टी अब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास कर रही है। ये हकीकत है, इसको जान लीजिए आप। दूसरी बात ये चीनी मिलों की बात है। 17 चीनी मिलों के मालिकों के ऊपर FIR दर्ज करा करके किसानों का जो दाम बाकी था वो वापस कराया गया, वरना कई लोगों को जेल में डालने की नौबत आ गई। ये काम नहीं कर सकता कोई बहन कुमारी मायावती जी के। सर मुझे वक्त इतने की इजाजत देता है। जल्दी से अभय दुबे जी की मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, वरना उनकी बात रह जाएगी। ठीक है सर, अभय दुबे जी वो तो आपको सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं है। MS खान साहब कह रहे हैं उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो क्यों देना, यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। मगर उत्तर प्रदेश गंभीरता से सब देख रहा है। सरकार गन्ने की खरीद नहीं करती, देश में जानना चाहिए। और इन्होंने वादा किया था, इनकी जो समिति थी उसने सिफारिश की कि 400 रुपए गन्ने का मूल्य कीजिए। इनके वरुण गांधी सांसद कह रहे 17 जिलों में फसलें जला दी, धान नहीं खरीदा गया। आदित्यनाथ जी, महाराष्ट्र में आप किसानों को क्या दे रहे हैं गन्ने का मूल्य, बताइएगा। किसानों ने दम तोड़ दिया, महाराष्ट्र की तुलना में 1.5 गुना दे रहे हैं। अब आप बीच में बोल रहे हैं 60% अधिक महाराष्ट्र की तुलना में। देश के सामने सच्चाई आ गई। आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता अच्छा, आप निराशा में बीच बोला करते हैं। विश्वास दिलाता हूँ 378 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा। जब राहुल गांधी का नेतृत्व होगा तो कांग्रेसी को निराशा कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि मैं एक एक दाना किसान भाइयों को खरीदूंगा। किसान भाइयों को भी सड़क पर तड़पा कर मार रहे, लड़कियों की लाज नहीं बचा रहे, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते और अपराधी लगातार मान मर्दन कर रहे हैं। ठीक है सर, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है सर, एक तरफ बीजेपी यहाँ पर वो यात्रा निकाल रही है जिसके जरिए विश्वास कायम किया जा सके, दूसरी तरफ पदयात्रा कल अमेठी में राहुल गांधी ने निकाली, विजय यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन इन सब के बीच किसकी यात्रा अपनी मंजिल तक, मकाम तक पहुंचेगी, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो आज दंगल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि अपनी अपनी यात्राएं निकल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन किसकी यात्रा अंजाम तक पहुंचेगी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बार बड़ी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसके लिए तो हमें करना होगा 2 महीने का इंतजार। लेकिन कौन कौन से मुद्दे चुनावों के दौरान लगातार शामिल किए जाते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे दंगल में अंबेडकर नगर से। अभी के लिए बस इतना ही। आज तक बेमिसाल 20 साल।